अब हम आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें चिंता और डर दोनों छिपे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं, जहां छोटे बच्चों के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए हवन और धार्मिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। संक्रमण का बच्चों और उनके माता पिता में इस कदर डर है कि ये हवन नियमित तौर पर किया जाता है और इस दौरान बच्चे गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं। आप पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये हवन तो कोरोना से बचाव के लिए किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई बच्चों के चेहरों पर सही से मास्क नहीं लगा हुआ है। यानी यहाँ लोगों ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है और वो ये भूल गए हैं कि वो खुद क्या कर सकते हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली के ढोला गांव की हैं। दूसरी लहर की शुरुआत में यहाँ लगभग हर 5वें घर में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ था। जिन लोगों ने टेस्ट कराया उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और कुछ घर ऐसे भी हैं जहां लोग अब भी कोरोना को सामान्य बुखार और खांसी मानकर चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस गांव में मई से अप्रैल के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है, अप्रैल से मई के बीच में। अब तीसरी लहर के अनुमान को देखकर ये लोग डरे हुए हैं और ये धार्मिक अनुष्ठान इसी डर का नतीजा है। यही नहीं, राजस्थान के कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जहां बच्चों की नजर उतारी जा रही है और दूसरे टोने टोटके किए जा रहे हैं। इन टोने टोटकों में लोगों की आस्था भी है। लेकिन आज हम इन सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर से आप तभी अपने बच्चों को बचा सकते हैं जब आप सही से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और हर सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अभी आई नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये आएगी ही। अगर सभी लोग यानी हम और आप अनुशासन में रहकर नियमों का पालन करते हैं तो संभव है कि भारत दूसरी लहर से भी बाहर निकल आए और तीसरी लहर आए ही ना। इसलिए ये बात आज आपको नोट कर लेनी चाहिए कि अब तीसरी लहर आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। कल हमने आपको बताया था कि सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, जिसे वैज्ञानिक B16172 कह रहे हैं। ये वायरस बच्चों को तेजी से निशाना बना रहा है। अब तक जो जानकारियां उपलब्ध हो पाई हैं उनके मुताबिक सिंगापुर में मिला ये वेरिएंट भारत में भी मौजूद है और ये डबल म्यूटेंट वायरस B1617 से ही मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें हुआ एक म्यूटेशन नई चुनौती बनकर उभरा है। वो ऐसे कि इसके स्पाइक प्रोटीन में वैज्ञानिकों ने जिस म्यूटेशन की पहचान की है उसे T478K नाम दिया गया है। संभव है कि सिंगापुर का जो स्ट्रेन अभी बच्चों के लिए खतरा बन गया है उसके पीछे यही म्यूटेशन हो। चिंता की बात यह है कि इस म्यूटेशन के बारे में अभी किसी भी देश को ज्यादा जानकारी नहीं है। अहम बात यह है कि म्यूटेशन B1617 के अन्य सब टाइप्स में नहीं मिला। ताजा स्टडीज में पता चला कि तेजी से फैल रहे मैक्सिकन वेरिएंट में भी T478 के म्यूटेशन है। कहा जा रहा है कि इसी के चलते संक्रमण का स्तर बढ़ रहा है। आज हमने इस पर डॉक्टर्स से भी बात की और इस पर उनका क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये जो वेरिएंट्स की बात हो रही है B1617 बहुत चर्चा में रहा। अब ये कहा जा रहा है इसका 0.1 भी है, 0.2 भी है, तो इसे आम आदमी को कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ये एक आरएनए वायरस होता है जो हमारा सार्स कोरोना वायरस 2 है, तो कोरोना वायरस आरएनए वायरस ग्रुप के हैं, ये भी उसी ग्रुप का है और इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। सो म्यूटेशंस अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी थाउजेंड्स हो चुके होंगे म्यूटेशंस। आइडेंटिफाई हमने बहुत किया है, उनको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। उनको फिर हम देखते हैं कि अच्छा इनका कैरेक्टर क्या है। अगर वो कैरेक्टर कुछ ऐसा चेंज हो जाता है जैसे कि वो इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है या उनका जो है सीवियरिटी बढ़ा रहे हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है हमारा उसको बाईपास कर दे रहे हैं, उस पर असर नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा है, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। ये इसका जो 617 है वह एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है
और दुनिया में इस समय जो 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है WHO ने कहा हुआ है, उनमें से एक ये है। एक यूके वेरिएंट हो गया आपका, ये ब्राज़ील का हो गया, साउथ अफ्रीका का हो गया, और ये जो 0.1 और 0.2 उसके बाद है वो इसके लीनेज है, मतलब उनमें भी वेरिएशन है बट उतना नहीं है कि कंसर्न हमारा ये है, बट वो नए नए आइडेंटिफाई हुए हैं। तो वह जो है उन्हीं का लीनेज है, जो वो वायरस है जो म्यूटेंट ऑलरेडी है, बट उसका जो है एक थोड़ा सा और चेंजेस उसमें आ गया है, तो एक नाम 0.1 या 0.2 दिया गया है। सो सेम वायरस है, उसी का हल्का सा म्यूटेशन के साथ। तो एक्सपर्ट्स लगातार वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता रहे हैं 1617 को। भारत में इस समय कोरोना की वैक्सीन 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही लगाई जा रही है। भारत में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अभी तक विकसित ही नहीं हो पाई है। दुनिया में फाइजर अकेली ऐसी कंपनी है जिसकी वैक्सीन 12 से 16 साल के बच्चों पर इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ये वैक्सीन भारत को मिल जाएगी ऐसा फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि WHO ने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से कहा कि वो फिलहाल अपने देश के बच्चों को वैक्सीन ना लगाकर उसे भारत और दूसरे जरूरतमंद देशों को उपलब्ध कराएं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में हमारी उम्मीद भारत में विकसित की जा रही वैक्सीन से ही है। इसके लिए आपको सितंबर महीने तक का इंतजार करना होगा। ऐसी उम्मीद है कि सितंबर तक बच्चों के लिए कम से कम एक वैक्सीन देश में उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आप 5 चीजों का ध्यान रखकर बच्चों को संक्रमण से बचा सकते हैं, और आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, ये सुनिश्चित करें कि बच्चे घर के अंदर भी मास्क लगाएं, खासकर तब जब परिवार का कोई सदस्य बाहर से आता है। लगातार हाथ धोना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे खुद हाथ नहीं धो सकते, इसलिए उनके माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट जो हम चाहते हैं आप नोट करें कि बच्चों को बेवजह बाहर ना भेजें, उन्हें घर के अंदर रखें, और सबसे अहम सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों के लिए भी जरूरी है। ऐसे ना माने कि ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। अगर कोई बच्चा संक्रमित है तो वो दूसरे बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो कोशिश करें कि वो कोरोना की खबरों से दूर रहे, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक छोटे बच्चों के लिए तनाव काफी खतरनाक होता है। और आखिरी जानकारी जो हम आपको देना चाहेंगे इससे जुड़ी हुई वो ये कि बच्चे खुद अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, वो ना खुद अस्पताल जा सकते हैं, इसलिए माता पिता को अपना भी ध्यान रखना है और बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना है। और ये वो टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चों के लिए संक्रमण का खतरा कम कर सकते हैं। हालांकि कई राज्यों में बच्चों में संक्रमण के खतरे को लेकर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इस तैयारी से आप ये भी समझ सकते हैं कि कोरोना का नया खतरा बच्चों के कितना करीब है। इसे ही समझाने के लिए आज हमने एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आपको इससे जुड़ी सभी सही जानकारियां देगा। कोरोना संक्रमण की हर लहर किसी खास उम्र के लिए घातक साबित हुई है। पहली लहर में बुजुर्गों की जान पर ज्यादा खतरा था। बुजुर्गों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी लहर युवाओं के लिए काफी खतरनाक साबित हुई और अस्पतालों पर इलाज का बोझ बढ़ गया, क्योंकि दूसरी लहर की तैयारी को लेकर गंभीरता नजर नहीं आई थी। अब कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी और अब की बार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तीसरी लहर का जो अंदेशा अब जानकारों की तरफ से जताया गया है, उसके बाद अब तैयारियां हो रही हैं तीसरी लहर की, और उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। आज ये रिपोर्ट हम आपको बच्चों को लेकर दिखाएंगे कि किस तरह से हॉस्पिटल अब तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो बच्चों में फैलता है संक्रमण तो किस तरह से, किस लेवल पर अब ज़रूरत है तैयारियों की, और किस तरह से उनको जो मेडिकेशन की ज़रूरत होगी, किस तरह से उनके लिए जो वेंटिलेटर्स होंगे, किस तरह से उन बच्चों के लिए अगर बेड्स की जरूरत पड़ती है तो क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। जिस तरह से दूसरी लहर में अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू बेड्स की कमी की वजह से त्राहिमाम हो गया था,
उससे सीख लेकर अब तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए व्यवस्था मजबूत बनाई जा रही है। देश के अस्पतालों में बच्चों को महामारी से बचाने के लिए इलाज की व्यवस्था अभी से की जाने लगी है। ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी जिम्स में बच्चों के लिए अब अलग से 50 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स शामिल हैं। बच्चों को सुरक्षित रखना है। सभी पेरेंट्स के हमारे पास सवाल आते हैं कि कैसे होगा, अगर हो जाता है उसके बाद क्या इलाज होगा। सर, क्या अंतर होता है? सबसे पहले तो टेक्निकली समझें। जहाँ तक कि इलाज का है, उनको लिए अलग से हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जिनको कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, ये सब की बहुत ज़रूरत होगी। तो हर ज़िले स्तर पर हर हॉस्पिटल में एक 15 बेड, 30 बेड, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल इन द डिस्ट्रिक्ट, हम लोग आईसीयू की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने यहाँ भी एक 50 बेड का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो खाली बच्चों को डेडिकेटेड होगा। अभी भी है करीब 15 बच्चों का, लेकिन हम उसको बढ़ा रहे हैं, 50 बेड होगा। आम धारणा है कि वयस्कों के इलाज के लिए जिन मेडिकल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, वही मेडिकल उपकरण बच्चों के इलाज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों का और बड़ों के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, क्या उसमें एक अंतर आता है जो आपको अब ग्राउंड पे काम करना पड़ रहा है उसके लिए? देखिए, उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। बच्चों में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके जो वेंटिलेटर्स हैं, उनका जो HFNC हैं, उनका थोड़ा हमें डिफरेंट है। सेम मशीन काम नहीं करती है। देयर आर सर्टेन वेंटिलेटर्स विच वर्क फ्रॉम न्यूबॉर्न टू एडल्ट, तो ऐसे वेंटिलेटर हमें 100 लेने पड़ेंगे। दूसरा, उनका सक्शन हो गया, उनका ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, उसको हमें करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में हमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इनकी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इतने लोग नहीं हैं पीडियाट्रिक्स में, पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक नर्सेज की पूरी एडिक्वेट हो जाए जितनी हमारी डिमांड आएगी। तो जो बाकी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी बच्चों के लिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा। हमने जिम्स अस्पताल के अंदर जाकर बच्चों के इलाज के लिए बने वार्ड में ये जानने की कोशिश की कि वहाँ किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। हम सबसे पहले पहुंचे नवजात बच्चों के वार्ड में, जिसे NICU कहा जाता है। तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जानकारों का कहना है कि अगर तीसरी लहर संक्रमण की आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। लेकिन कैसे उनको बचाया जाएगा, उसके लिए ग्राउंड पर क्या तैयारियां हो रही हैं, ये भी आज हम समझते हैं। थर्ड वेव में कहा है, अगर अंदेशा है बच्चों को भी हो सकता है, तो क्या कुछ तैयारियां अलग रखनी पड़ेंगी? क्योंकि हमने देखा बड़े लोगों को होता है, लेकिन क्या अलग होती हैं वो फैसिलिटीज देना जब बच्चों को अगर यहाँ पे देनी पड़ेगी? हाँ, अगर छोटे बच्चे आते हैं जो जैसे न्यूबॉर्न हो या 2-3 महीने के बच्चे हों, उनके लिए ये हमारा ICU है, ठीक है। इसमें उनके स्पेशल बेड्स होते हैं, इन्हें वार्मर कहा जाता है, ओपन केयर सिस्टम जो कहते हैं वो है। वेंटिलेटर्स हैं जो बच्चों वाले ही स्पेशली अलग वेंटिलेटर्स ये आते हैं, ठीक है। और एक अलग होता है, ये होता है बबल CPAP, ठीक है। बड़े में जैसे बाईपैप होता है, छोटे बच्चों में बबल CPAP होता है। तो ये सब मशीन्स हम लोग अरेंज करके अब यहाँ तैयारी करके रखते हैं। अगर शुरू समझें किस तरीके अगर मामला सामने आता है तो उनके इलाज में अलग चीजें होती हैं, क्या वो प्रक्रिया होती है, किस तरह से फॉलो किया जाता है, या फिर क्या प्रोटोकॉल्स हैं आप बच्चों को लेकर और वो तैयारियां जो शुरू की? देखिए, अगर बच्चे में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़्यादातर बच्चों में अभी तक जो देखा गया है वो बहुत ज़्यादा सिक नहीं हो रहे हैं और उनको उतना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है। पर थर्ड वेव में जैसा बोला जा रहा है कि उनमें ज़्यादा बीमारी की आशंका है, तो हम लोग अगर जिनका सैचुरेशन कम होगा 92% के नीचे, 90 के नीचे, तो फिर हम उनको ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। उसके लिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन लाइन है, सिलेंडर्स हैं। अगर उस पर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनको उसमें दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है, निमोनिया ज़्यादा है, तो फिर उन्हें बबल CPAP लगाया जाता है, ठीक है। वो एक लिमिट तक सपोर्ट करता है और उसके भी ऊपर जो बच्चे जो इस पर भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो फिर हम लोग वेंटिलेटर्स लगाते हैं। नवजात बच्चों के इलाज में ज्यादा सावधानी बरती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नवजात बच्चों के इलाज की व्यवस्था 4 से 5 महीने के बच्चों के लिए काफी हो। इन बच्चों के इलाज के लिए दूसरे मेडिकल उपकरण इस्तेमाल में आते हैं। हमने उन उपकरणों के बारे में भी समझा। हम NICU के बाद PICU गए। NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और PICU यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट।
बच्चों को जब संक्रमण होगा और उसके बाद जब उन्हें इलाज की ज़रूरत होगी तो किस तरह से इलाज दिया जाएगा, ये चीज़ जानने के लिए इस वक्त मैं PICU में पहुंचा हूं। वहां पर कैसे इलाज होगा, क्या कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी उनके लिए, वो भी समझते हैं। डॉक्टर सुजॉय हैं मेरे साथ। मैम समझूं तो अब जब बच्चे जो 2 महीने के बच्चे थे उनको अलग NICU में रखते हैं, उसके बाद अगर कोई बड़े बच्चे हैं उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे इलाज मिलेगा, क्या कुछ होगा, क्या तरीका? देखिए, जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए पेडियाट्रिक ICU होता है, PICU, ठीक है, बेड्स बड़ा होता है। और इन लोगों के अलग टाइप के थोड़े वेंटिलेटर्स वगैरह होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तो इन्फ्यूजन पम्प्स हैं, ये इंजेक्शंस देने के लिए उनको दिया जाता है। एंड ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए वेंटिलेटर होता है, ठीक है, ये वेंटिलेटर है। एंड हमारे पास एक ये वेन फाइंडर, क्योंकि उनको जो इंजेक्शन लगाया जाता है ना, सुई लगाते हैं हम लोग दवाई देने के लिए, कई बार उसको मुश्किल होती है, नहीं मिलता, तो ये सब भी दवाई चीज़ें हैं हमारे पास। वेन फाइंडर है, उससे हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पेडियाट्रिक ICU का सेटअप है। मेडिकल कॉलेज सहित कई निजी अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमित पॉजिटिव बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अभी से बेड्स और वार्ड रिजर्व करने शुरू कर दिए गए हैं। यही नहीं, बाल रोग का अलग से एक पैनल बनाए जाने की तैयारी भी हो रही है। कोशिश है कि इस बार की लहर किसी को नुकसान न पहुंचा पाए, खासकर बच्चों को। अभी इस वक्त कोशिशें यही हैं कि वो जो बच्चे हैं उनको इलाज बेहतर रूप से मिल पाए। ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना हो कि बच्चों को इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, या बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर्स हैं, चाहे ऑक्सीजन देने की बात हो या फिर कोई भी छोटे से छोटा इलाज बच्चों को मिल पाए, उसकी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। और यही कोशिश है कि अगर कभी ये संक्रमण बच्चों को शिकार बनाता भी है तो हम बच्चों को बचाने के लिए एक कदम आगे खड़े हों। वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा।